नमस्कार। एजेंडा के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मराठी के बाद बांग्ला भाषा पर देश में नया विवाद छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में बंगालियों की रैली निकालकर साफ किया है कि अब भारत की पूरी सरजमी पर होगा बांग्ला भाषा पर खेला होवे। बांग्ला भाषियों को भाजपा और उसकी केंद्र सरकार पूरे देश में परेशान कर रही है। उनके अस्तित्व को मिटाने के लिए बांग्ला भाषियों को हाशिए पर डाला जा रहा है। भाजपा बंगाल में बांग्ला भाषियों के पीछे पहले से पड़ी है। जो लोग बांग्ला बोलते हैं उनको मताधिकार से वंचित करने की साजिश शुरू हो गई है। क्या बांग्ला भाषा बहाना है? तो क्या रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बचाना है? ममता दीदी क्या ठाकरे बंधुओं के रास्ते पर चलकर देश में भाषाई दीवार खड़ी करने पर आमादा हो गई हैं? क्या ममता अब बेढंगी राजनीति के सहारे तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार करना चाहती हैं, या उन्होंने भाजपा के हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर बांग्ला भाषा की लौ जलाकर काउंटर अटैक का नैरेटिव सेट कर दिया है? इसी पर एजेंडा पर व्यापक चर्चा करेंगे। चर्चा में हमारे साथ मेहमान के तौर पर हिंदी भाषा के प्रोफेसर रहे डॉक्टर रमेश वर्मा और वीएसएसडी कॉलेज के मौजूदा प्रोफेसर डॉक्टर राकेश शुक्ला जी होंगे। साथ में बिहार समेत पूर्वोत्तर राज्यों के बड़े राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार पटना से थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे। डॉक्टर रमेश वर्मा भी थोड़ी देर बाद ही जुड़ेंगे। चर्चा से पहले ममता ने कोलकाता में कल क्या कहा वो सुनिए। एक डबल इंजन सरकार खाली झूठा का आश्रय लेता है, झूठा का सहारा लेते हैं और मोदी मीडिया को देकर और सोशल नेटवर्क में फेक न्यूज करके खाली बंगाल को बदनाम करने के लिए उल्टा सीधा कहते हैं। ऐसा ज्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ये भी आपको याद रखना है। मैं बंगाल में काम करती है, ठीक है, बंगाल का लोगों ने मेरे को चुना, मेरे को बंगाल में करने दीजिए। अगर आप मेरे को डिस्टर्ब बंगाल को करेंगे, हम पूरा हिंदुस्तान में घूमेंगे, हमको आप रोकने नहीं सकता है। हम देखेंगे आपको कितना डिटेंशन कैंप में आपको ले जाएंगे और आप उधर में जाके बंगाली में भी बोलेंगे। Everybody is having their mother tongue. We respect all the mother tongue, all the languages of India. लेकिन why you disrespect only Bengali language? राकेश जी, आपने रिपोर्ट एक छोटी सी देखी। ममता जी कोलकाता में कल ललकार रही थी। आपको क्या लगता है भाषा की लड़ाई कुछ हासिल कर पाएगी या पॉलिटिक्स ने इसको खराब कर दिया है? जी, मैं सबसे पहले तो न्यूज प्लस चैनल के दर्शकों को, श्रोताओं के प्रति को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आदरणीय राजेश द्विवेदी जी कि आपने मुझे यहाँ पर अवसर दिया कि हम अपनी बात रख सकें। जहां तक ये प्रकरण है ममता बनर्जी का बांग्ला भाषा को लेकर के, इसके पहले महाराष्ट्र में भी भाषा के प्रकरण पर राजनीति हुई है और अभी भी हो रही है। इसके पहले तमिल में भी नई शिक्षा नीति के आने पर जो त्रिभाषा फार्मूला था नई शिक्षा नीति का, उसको लेकर के तमिलनाडु में भी काफी एक तरह से आंदोलन की स्थिति बनी। मेरा यह मानना है कि भाषा राजनीतिक मुद्दा नहीं है, भाषा हमारा सांस्कृतिक मुद्दा है। हम जरा विचार करें कि जो भारत भूभाग है वो सदियों से, यानी हजारों वर्षों से विभिन्न भाषा भाषियों का देश रहा है, लेकिन क्या कभी राजनीतिक तौर पर भाषाओं में कभी द्वंद्व हुआ, कभी मुठभेड़ हुई? नहीं हुई। हम तो ये कहेंगे कि अंग्रेजी के आने के बाद अपनी अपनी भाषाई अस्मिता को लेकर के जो भाषाओं के बीच विवाद जानबूझ करके पैदा किया गया है, और ये फूट डालो शासन करो वाली नीति जो अंग्रेजों की थी, वो बाद में स्वाधीनता के बाद जब क्षेत्रीय दल, राजनीतिक दल आए, उन्होंने इसको और चिंगारी दी, हवा दी।
हम विस्तार से बाद में बताएंगे, लेकिन अभी इस त्वरित मुद्दे पर हम एक बात रखना चाहेंगे जी कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है वो तृणमूल कांग्रेस, वो एक क्षेत्रीय पार्टी है। अगर वो केवल बांग्ला भाषा को लेकर के कोई आंदोलन खड़ा करती हैं या केवल बांग्ला अस्मिता की बात करती हैं, तो क्या वे कभी बंगाल के बाहर दूसरे प्रदेशों में उनकी पार्टी अपना जनाधार बना पाएगी? नहीं, क्योंकि किसी एक भाषा को लेकर के आप एक बड़ा राष्ट्रीय दल आप नहीं बन सकते हैं। तो ये बात कहीं ना कहीं ममता बनर्जी को सोचना चाहिए, यही बात महाराष्ट्र के लोगों को सोचना चाहिए, यही बात तमिलनाडु के लोगों को सोचना चाहिए कि आप एक क्षेत्रीय दल हैं, आपको अपने को और बड़ा बनना है, अपने को क्षेत्र से बाहर निकलना है, प्रदेश से बाहर निकलना है। तो ये विशुद्ध रूप में एक राजनीतिक मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ उनको ऐसा लग रहा है कि बंगाल में हमारा जनाधार कहीं ना कहीं खिसकने वाला है, और वो एक तरह से संवेदना जागृत कर रही है वहां की जनता में, जैसे इमोशनल ब्लैकमेल हम इसको कहेंगे। और दूसरा, क्योंकि वो जब भी भाजपा वहां पर जैसे जैसे अपना जनाधार बढ़ा रही है, वैसे वैसे वो एक मुद्दा कहते हैं कि बाहरी बनाम बांग्ला। तो वो अगर देखो इमोशनल नहीं बनाएंगी, वहां के अपने वोटर्स मतदाता के साथ उस तरह की इमोशनल ब्लैकमेल नहीं करेंगी, तो वो भाजपा उनके लिए बहुत बड़ा खतरा होगी। क्योंकि उनको ये वहां पर नैरेटिव सेट करना है बंगाल में कि जो भाजपा पार्टी है ये बांग्ला के बाहर की पार्टी है, ये बंगाल में नहीं थी, तो ये हिंदी भाषा भाषी पार्टी है। ये इस तरह का वो जो नैरेटिव सेट कर रही हैं, मुझे लग रहा है इसका उन्हें खामियाजा ही भुगतना पड़ेगा, इससे उनका नुकसान ही होगा। और शिवसेना का भी बहुत कुछ नुकसान हुआ है, क्योंकि वहां जो जिस तरह से वो सत्ता में अभी तक रहते थे और उन्होंने भाषा की बात की, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सभी क्षेत्रों के लोग रहते हैं, सभी प्रदेशों के लोग रहते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इससे उन्हें कोई फायदा होगा। राजेश जी, डॉक्टर साहब, आपको लगता नहीं है कि भाषा की लड़ाई से देश में विद्वेष की स्थिति पैदा होगी और ये स्थिति बड़ी खराब होगी हम सब के लिए? भाषा तो एक अलग चीज है, लेकिन हम तो पहले हिंदुस्तानी है ना, पहले भारतीय हैं। उस भारतीयों में भी अगर आप विद्वेष पैदा करेंगे बोली पर, तो मुझे लगता है शायद उसके परिणाम गंभीर होंगे। डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय बनती है इस पर? देखिए, हम थोड़ा सा पीछे जाएं और हम वैदिक काल में बात करें, तो वैदिक ऋषि ने आज से 5000 वर्ष पहले वैदिक ऋषि ने जिस तरह से भारत के भूभाग की परिकल्पना की है, वो सारे सूक्त मिलते हैं। वो कहते हैं ना, आसे तो हिमालय, यानी समुद्र से लेकर के हिमालय तक, और जिस तरह के जो भूभाग का वर्णन किया गया है उसको लेकर के, इस तरह से हमारे जो नदियों को लेकर के जो उनकी सूक्तियां हैं, जो ऋचाएं हैं, हमारे नगरों को लेकर के कि काशी के साथ कांची जुड़ता है, तो अवंतिका है, हरिद्वार है, काशी कांची अवंतिका, इन सारे को लेकर के तो जो एक सूत्र में बांधने की जो भावना थी, चाहे वो जगत गुरु शंकराचार्य जी ने जो 4 पीठ की स्थापना की थी, जो 4 धाम कहलाते हैं, तो इन सारी चीजों को अगर हम देखें तो हमारा जो देश है वो एक भूभाग है। अब देखिए कितनी भाषाएं हैं, कितने मत हैं, कितने पंथ हैं, कितनी विचारधाराएं हैं, कितने प्रकार के अलग अलग हम संस्कृतियां भी कह सकते हैं, क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं। बावजूद इसके जो एक भारत का भाव था वो हजारों वर्षों से था, और मुझे नहीं लगता कि कभी भी कोई भाषाई विवाद रहा होगा। उत्तर भारत का व्यक्ति रामेश्वरम जाता है यहाँ के गंगा जी का जल लेकर के, यानी कि आप देखें, और रामेश्वरम का व्यक्ति, दक्षिण भारत का व्यक्ति काशी आता है, और इसके बाद में वो बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम जाता है, वहां समुद्र का जल लेकर के वहां जाता है। तो इस प्रकार से जो एकत्व का जो भाव था, जो सांस्कृतिक एकता थी, वो हमारे मन में थी। और राजनीति ने उस जो भाषाई विखंडन को लेकर के जिस तरह की हमारी राष्ट्रीय एकता पर जो प्रहार किया है, वो बहुत बड़ा खतरा है, और विदेशी शक्तियां भी चाहती ही हैं। राजेश जी, मैं आपको बताऊं कि यूरोप में कितने देश हैं, और यूरोप से ज्यादा बड़ा भूभाग भारतीय उपमहाद्वीप का भूभाग है। यूरोप में कितने छोटे छोटे देश हैं, कितनी अलग अलग भाषाएं हैं। तो अब वो विदेशी शक्तियां भी चाहती हैं कि भारत एक जो महाशक्ति के रूप में उभर रहा है यहाँ पर एशिया में, रूस और चीन और भारत, ये बड़ी महाशक्तियां हैं, तो इसमें बहुत बड़ी साजिश है, और वो कहीं ना कहीं विदेशी शक्तियां भी काम कर रही हैं कि भाषा के नाम पर
इस देश को कहीं ना कहीं विभाजित करने की जो कोशिश है, वो जो षड्यंत्र है, लेकिन उसमें वो नाकाम रहेंगे, हो नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारे देश का जो नागरिक है वो जागरूक है और समझदार है। डॉक्टर साहब, एक जो हमारे जहन में बात आ रही, लोगों के भी पुराने लोग जो हैं वो बताते हैं, यहाँ पर हिंदुस्तान जी, में ये है कि कोस कोस में भाषा बदल जाती बदले है, बोली पानी बदल जाती है। चार कोसरों पानी। हाँ हाँ हाँ। लेकिन आपको लगता है कि ये राजनेता देश की जो एकता है, अखंडता है, या देश की जो अपनी एक संस्कृति है, मूलता है, मूल संस्कृति है, उस पर कहीं ना कहीं ये लोग विघटन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं क्या? अब क्या वो समय आ गया है कि खासकर यंगस्टर को इनको एक्सपोज करना चाहिए? बिल्कुल आपकी क्या राय बिल्कुल बनती राजेश है? जी, बिल्कुल वो एक्सपोज कर रहे हैं। नई पीढ़ी के लोग तो बिल्कुल इनके झांसे में नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जी जो जी नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो इन भाषाई विवाद से बहुत ऊपर है। देखिए, जी जी। अब एक बात हम आपको बताएं कि दक्षिण भारतीयों में जिस आजादी के तुरंत बाद जिस तरह से तमिल के क्षेत्र में जिस तरह से तमिल भाषा को लेकर के या और वहां की दक्षिण की भाषाओं को लेकर के हिंदी का विरोध पैदा किया गया था, उसके बीच में उन्होंने एक भय पैदा किया था वहां के लोगों को कि जब हिंदी राष्ट्रभाषा बन जाएगी तो वो जो केंद्रीय नौकरियां हैं उनमें आप उनका प्रतिनिधित्व हो जाएगा, और आपका की जो आजीविका है वो कहीं ना कहीं छीनेगी। और जी इसीलिए 1965 में वो अनिश्चित काल के लिए सह राजभाषा अंग्रेजी को बनाया गया। जैसा कि हाँ। जब संविधान लागू हुआ था तो 15 वर्ष का समय दिया गया था, 1950 से लेकर 65 तक। ये 15 वर्ष में हम सारे देश में हम जो हिंदी है उसको संपर्क भाषा के रूप में इस प्रकार से प्रचलित कर देंगे कि वो हमारी राष्ट्रभाषा बन जाएगी। लेकिन 65 में फिर वो दक्षिण में विवाद शुरू हो गया, और विवाद के द्वारा ये कहा गया कि नहीं, अंग्रेजी को ही सहराज भाषा बना रहने दिया जाए। तो जी जी। मेरा ये मानना है कि एक विदेशी भाषा की कीमत पर आप ये क्यों कह रहे हैं, देशी भाषा का विरोध क्यों कर रहे हैं? यानी कि एक विदेशी भाषा के लिए आप अपनी देशी भाषा, हिंदी चलो एक राजभाषा है, ठीक है, सभी राजभाषा है, पंजाबी राजभाषा, गुजराती राजभाषा, तो आप हिंदी का विरोध क्यों कर रहे हैं? लेकिन अब क्या है, अब जो दक्षिण के चाहे विद्यार्थी हो, युवा हो, जी। चाहे उत्तर के युवा हो, उन सबको ये पता है कि वैश्विक स्तर पर हिंदी की एक बहुत बड़ी प्रतिष्ठा है, एक बहुत बड़ा सम्मान है। संयुक्त राष्ट्र संघ में भी वो पत्राचार की अधिकृत भाषा बन गई है। जी जी। अरब कंट्री में, यूएई वगैरह में वो न्यायालय की और अनेक शासकीय कामों की द्वितीय राजभाषा बन गई है। तो युवा पीढ़ी को लग रहा है कि अब हम हिंदी का प्रयोग किए बिना हमारा काम। आप देखें कि विदेशों में भी, चाहे वो तमिल का व्यक्ति हो, चाहे वो कन्नड़ का व्यक्ति हो, चाहे वो हिंदी का व्यक्ति हो, हिंदी भाषी भाषी क्षेत्र का व्यक्ति हो, कनाडा में जब आपसी संवाद करता है तो अंग्रेजी में करता है या हिंदी में करता है? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कन्नड़ वाले, जिनको अगर अंग्रेजी नहीं आती तो थोड़ी बहुत हिंदी आती है, तो वो हिंदी का व्यवहार करते हैं। तो इसलिए दक्षिण भारत के या गुजरात के, महाराष्ट्र के और बंगाल के नई पीढ़ी को ये मालूम है कि हमें संपर्क भाषा के रूप में हमें हिंदी को सीखना होगा, और हम चाहे देश में और चाहे विदेश में, यहाँ तक कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो दूसरे देश है, जी म्यांमार है, श्रीलंका है, आपका बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, नेपाल है, इन देशों में भी 20 करोड़ से ज्यादा लोग हिंदी भाषा भाषी हैं। हमें आश्चर्य होता है कि कोलंबो आप जाएं तो कोलंबो में हर 1 किलोमीटर पर आपको एक बोर्ड मिल जाएगा, इसमें लिखा होता है कि 20 दिन में हिंदी सीखें या 2 महीने में हिंदी सीखें। उनको अच्छा। मालूम है कि हम हिंदी के माध्यम से, तो भारतीय उपमहाद्वीप में भी हिंदी का प्रचार और प्रसार हो रहा है। इसलिए जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं वो इन क्षेत्रीय जो नेता हैं इनके भाषा विवाद में नहीं पड़ने वाले। डॉक्टर साहब, एक चीज, आप तो हिंदी के बीच में रहते हैं, और हिंदी जी की भाषा की जो भी तमाम सारी चीजें हैं, व्याकरण और ये जी सब इन इसकी शिक्षा भी आप बच्चों को देते हैं। हालांकि हायर एजुकेशन में इन सब चीज़ों का मोल कम होता है, उसमें तो जी लेखों का और दर्शन का एक अलग विचार आता है। लेकिन डॉक्टर जी साहब, एक बात ये जानना चाह रहे थे आपसे कि हिंदी को लेकर इतनी हीनता क्यों रहती है लोगों के बीच में? इस पर थोड़ा पर्दा डाल दीजिए। मतलब अंग्रेजी वाला बोल रहा है तो वो सुपर है, और अगर हिंदी बोल रहा है तो वो थोड़ा सा हीन है, तो इंफियाटी कॉम्प्लेक्स से ग्रसित रहता है कि बगल वाला हमारा जो है वो हिंदी इंग्लिश बोल रहा है।
तो ऐसी जो हीनता है उस पर थोड़ा सा प्रकाश आपका जानना चाहते हैं कि जो हिंदी बोलने वाले हैं वो ये न समझें कि दूसरी भाषा बहुत टॉप क्लास की है और उसी से सर्वाइवल होता है। डॉक्टर साहब प्लीज। राजेश जी, इसका सबसे मूल कारण है जी। चेतना का उपनिवेशीकरण। ये शब्द थोड़ा सा कठिन है ठीक बात हम बताना चाहेंगे। जी। चेतना का उपनिवेशीकरण। दरअसल हुआ क्या है कि अंग्रेज तो 1947 में चले गए यहाँ से, हाँ, लेकिन अंग्रेजों के जाने के बाद जो एक जो हमारा अपर क्लास था, हम जिसको कह सकते हैं कि जो उस समय तक अभिजात्य वर्ग के लोग थे, जो अंग्रेजों के साथ जो सामंत थे या जमींदार थे, अंग्रेजों के साथ उसी तरह पहनावा करते थे, उन्हीं के साथ क्लब में जाते थे, उसी तरह का परिवेश। तो वो जो संपन्न तबके के लोग थे वो अंग्रेजी बोलते थे, तो उनको ये लगा कि अंग्रेज श्रेष्ठ हैं तो हम भी श्रेष्ठ हैं। अब जो मध्य वर्ग था वो जैसे जैसे वो आर्थिक स्थिति उनकी ठीक हो रही थी या थोड़ा सा उनकी शिक्षा हो रही थी, तो उनको लग रहा था कि हमें भी अंग्रेजी का प्रयोग करना है और अंग्रेजी व्यवहार करना है। इसके बाद क्या हुआ, क्रमशः धीरे धीरे त्वरित जनसंचार माध्यम तीव्र गति से आए। तो जब जन संचार माध्यम का तीव्र गति से विकास हुआ और हर घर में टेलीविजन आ गया, जी। तो हर बेडरूम में टेलीविजन रख गया, तो हम सांस्कृतिक कटघरे से बाहर आए। क्योंकि हम अमेरिका, यूरोपीय देश, चीन और रूस, सब सारे देशों के हम टीवी चैनल हम देख रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि एक तरह का जिस पर ग्लोबलाइजेशन या भूमंडलीकरण हुआ है वो टेलीविजन के माध्यम से हुआ है, एक हमारे बीच में आ गया। अब हम ये समझ रहे थे कि ये अंग्रेजी भाषा श्रेष्ठ है, अंग्रेजी में व्यवहार श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वह भी एक भाषा। हमें आपको एक रोचक तथ्य बता देते हैं जी बिल्कुल कि अंग्रेजी मातृभाषा के स्तर पर हिंदी से लगभग आधे लोगों की भाषा, मात्र 35 से 37 करोड़ लोगों की मातृभाषा अंग्रेजी, और हिंदी 80 करोड़ लोगों की मातृभाषा है। हिंदी, मैंडारिन भी 80 करोड़ लोगों की मातृभाषा है, जो चीन की अधिकृत भाषा है। जी। तो अब अंग्रेजी इसलिए विश्व में नंबर 1 पर हो जाती है क्योंकि अंग्रेजी 100 से ज्यादा देशों में, मुट्ठी भर अंग्रेज जो इंग्लैंड में रहते थे, जो उत्तर प्रदेश के लगभग बराबर का उनका देश है, वो मुट्ठी भर अंग्रेज लगभग 100 देशों में गए। उन 100 देशों में अपनी भाषा लेकर के गए, अपनी भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति लेकर के गए, अपनी संस्कृति के साथ अपना साहित्य लेकर के गए। तो वह जो ललक उनकी संस्कृति और साहित्य के प्रति, जो पाश्चात्य संस्कृति की ललक जो हमारे देश में, या और जो आप देखें कि हमारा जो दूसरे देश हैं, चाहे वो अमेरिका में गए हों अंग्रेज, चाहे वो कनाडा में गए, चाहे ऑस्ट्रेलिया में गए हों, चाहे अफ्रीकी देशों में गए हों, तो उन्होंने कहीं ना कहीं अपना श्रेष्ठता बोध स्थापित करने की कोशिश की। और वो जो शिक्षा व्यवस्था उनकी थी, उस शिक्षा व्यवस्था में भी, राजेश जी थोड़ा सा अगर विस्तार करना हो रहा हो तो मैं थोड़ी सी कैरी ऑन सर। मैं अपने कानपुर के बहुत बड़े साहित्यकार थे गिरिराज किशोर जी। जी। तो गिरिराज किशोर जी के साथ मैं बैठता हूँ, अच्छी बात कही उनका, राकेश, हमको हमारे चेतना के उपनिवेशीकरण के लिए 4 चीजें बहुत दोषी होती हैं। क्योंकि जब कोई विदेशी आक्रांता किसी समाज में जाता है, यानी विजित समाज मतलब जो समाज पराजित हो जाता है, उसको हमने विजित कर लिया है, समाज में जाता है, तो वो 4 चीजें लेकर के जाता है। पहली चीज वो अपनी करेंसी ठप्पा लेकर के जाता है। करेंसी ठप्पा का मतलब होता है कि इस देश के संपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों पर हमारा अधिकार है। ठीक बात। इसीलिए कोई भी राजा अपनी करेंसी चलाता था, तो वो करेंसी ठप्पा का मतलब हो गया, और वो लगान वसूलने का अधिकार उसको हो जाता है, या टैक्स लेने का अधिकार उसको हो जाता है। दूसरा, वो अपनी भाषा ले जाता है। तीसरा, वो अपना धर्म ले जाता है। तो ये 3 चीजें मोटे तौर पर वो ले जाता है, और उसके बाद अपनी संस्कृति ले जाता है, भाषा के माध्यम से अपनी संस्कृति ले जाता है, 4 चीजें ले जाता है। तो गिरिराज जी कहते थे कि किसी भी समाज के वैचारिक ढांचे को ये 4 चीजें तोड़ती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा घातक प्रहार करती है भाषा। भाषा किसी भी समाज के वैचारिक ढांचे की, भाषा के माध्यम से उसकी संस्कृति आ रही, भाषा के माध्यम से उसका धर्म आ रहा है, वो किसी समाज के वैचारिक ढांचे को तोड़ती है। इसीलिए 1935-36 में लॉर्ड मैकाले की जो शिक्षा व्यवस्था थी, उसने ये कहा था कि यहाँ पर माध्यमिक स्तर से, यानी हाई स्कूल लेवल से सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई का माध्यम अंग्रेजी हो।
उसने कहा था, और देखिए उसने वर्नाक्युलर शब्द बड़ा हे शब्द है, उसने कहा था कि केवल प्राथमिक और जूनियर लेवल पर वर्नाक्युलर भाषाएं चलेंगी, यानी जो भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं वो केवल वर्नाक्युलर भाषाएं, वो हे दृष्टि की भाषाएं, और अगर किसी को हाई स्कूल पास करना है तो बिना अंग्रेजी के नहीं। तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे हमारे बुजुर्ग बताते हैं, हमारे बाबा और उनके पिताजी बताते थे कि हम लोग 8वीं तक तो हम लोग हिंदी या उर्दू फारसी के माध्यम से कर लेते थे, लेकिन जब 9वीं 10वीं पढ़ना होता था तो अंग्रेजी अनिवार्य हो जाती थी, बिना अंग्रेजी का हम हाई स्कूल पढ़ पाते थे। तो भाषा के माध्यम से किसी समाज को आप, तो वो जो चेतना का उपनिवेशीकरण है वो अंग्रेजी भाषा का आज तक बरकरार है, और ये जो जनसंचार के माध्यम है उन्होंने कहीं ना कहीं हमको, मैं तो ये कहता हूं कि आखिर जो जर्मन लोग हैं वे अपनी भाषा में कैसे श्रेष्ठ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, कोरिया वाले क्यों कर रहे हैं, रूस वाले क्यों कर रहे हैं, जापान वाले क्यों कर रहे हैं, कोई अंग्रेजी नहीं है, सारी टेक्नोलॉजी उनके पास उनकी अपनी भाषा में है, हमारी सारी टेक्नोलॉजी अंग्रेजी में। तो कहीं ना कहीं जो हमारे नीति नियंता है आजादी के बाद, हमने अपनी क्षेत्रीय भाषाओं की खुद उपेक्षा की, हमारे राजनेताओं ने उपेक्षा की। वे एक तरफ ये तो चिल्लाते हैं हमारे संसद में, एक तरफ बहस करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी क्यों आधिकारिक भाषा बनाएंगे, लेकिन अपनी ही संसद में बैठ करके अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद नहीं करते, कोशिश करते हैं कि अंग्रेजी बोले। तो ये जो विसंगति है कहीं ना कहीं हमारे राजनेताओं की, वो समाज को ठीक से संदेश नहीं दे पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं अपनी भाषा के प्रति जो मोह का भाव होना चाहिए, जो गर्व का भाव होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चे को IIT में पढ़ावें, IIM में पढ़ावें, लेकिन अपने भाषाई संस्कार उसको जरूर दें, ताकि वो अपनी भाषा के प्रति हीनता के बोध से ग्रस्त न रहे। डॉक्टर साहब, हम खेला होबे के, ममता के खेला होबे पे थोड़ा सा सारगर्भित चर्चा भी कर रहे हैं। इसी क्रम में एक बात हम आपसे पूछना चाह रहे थे। अंग्रेजी में एक्सेंट का बहुत महत्व है। अमेरिकन एक्सेंट हुआ, इंग्लैंड का एक्सेंट हुआ, ऑस्ट्रेलियन एक्सेंट हुआ, अलग अलग तरह का है। हमारी हिंदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी जो बोली जाती है वही लिखी जाती है, उसमें कोई एक्सपेरिमेंट नहीं है। तो हमारी भाषा और उनकी भाषा में कितना आप अंतर देख रहे हैं, या उसकी जो प्रगाढ़ता है या उसकी इंपॉर्टेंस है वो कितना आप देख रहे हैं, ये मैं जानना चाह रहा था आपसे। जी जी। देखिए, हमारे देश में जितनी भी भाषाएं हैं वे बहुत ही वैज्ञानिक हैं। जी। उनका चाहे वो भाषिक स्तर हो, चाहे व्याकरणिक स्तर हो, चाहे भाषा विज्ञान के स्तर पर हो, और चाहे उनका साहित्य हो, वो बहुत ही वैज्ञानिक हैं, और उनकी एक संरचनात्मक व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं व्याकरणिक व्यवस्था है। चाहे वो तमिल हो, तमिल संस्कृत के बराबर ही पुरानी भाषा है, और संस्कृत तो हमारी आर्य भाषाओं की जननी है। और संस्कृत में जो हमारे जो ग्रंथ हैं हजारों वर्ष पहले के, चाहे वो महर्षि पाणिनि ने उसके व्याकरण को निबद्ध किया हो, या पाणिनि के पहले जो उनको निबद्ध किया गया है, उन सब में एक बहुत ही वैज्ञानिक व्यवस्था रही है और आज भी है। हमारे पास 90 लाख शब्दों की क्षमता है केवल संस्कृत, जो कि 3000 धातु में, 2000 धातु हमारे पास पहले से थी, 1000 धातु बाद में बनाई गई थी। 1000 धातु से लगभग 3000 शब्द बनते एक धातु से। इस तरह से हम 90 लाख शब्दों की हमारे पास व्यवस्था है। हुआ क्या कि हमारे यहाँ जिस तरह से हम एक लंबी गुलामी के दौर में रहे, हम लगभग 1000 वर्ष की गुलामी के दौर में रहे, तो स्वाभाविक है कि हमारे गुरुकुलों में गुरुकुल की व्यवस्था नष्ट हुई। हमारे जो साहित्य और संस्कृति और भाषा के जो बड़े बड़े ग्रंथ थे वो नष्ट हुए, और वो श्रुति परंपरा से जो कुछ सुरक्षित रहे, और उस तरह से हमने उनका वैश्विक ढंग से प्रसार नहीं किया। ठीक बात। जो भाषाएं बहुत बाद में आई, जिनका इतिहास 200-300 साल पुराना है, वे भाषाएं हमसे आगे निकल गई प्रचार और प्रसार के कारण, या वैश्विक स्तर पर अपनी प्रतिष्ठा के कारण। हमारी भाषाओं के साथ ऐसा नहीं हो पाया है, ये दुर्भाग्य का विषय है। लेकिन बहुत सारे विद्वानों ने, जो विदेशी विद्वान थे, जब वो भारत आए और उन्होंने यहाँ की भाषाओं पर अध्ययन किया, भाषा वैज्ञानिक अध्ययन किया, मैं ऐसे कम से कम 20-30 लोगों के नाम जानता हूँ। चाहे वो जॉर्ज ग्रीशन से शुरू करेंगे तो आप आज तक देखेंगे बहुत सारे नाम है जो जापान के थे, इटली के थे, या इंग्लैंड के थे, और वो यहाँ आए और उन्होंने यहाँ की भाषाओं का अध्ययन किया, और उन्होंने ये प्रमाणित किया कि ये तो बहुत वैज्ञानिक भाषा, हिंदी तो भाषा, तमिल तो बहुत वैज्ञानिक भाषा, बंगाली तो बहुत वैज्ञानिक भाषा। और एक चीज और बता दें आपको कि जो आर्य भाषाएं हैं, चाहे वो गुजराती हो चाहे मराठी हो, सब आर्य भाषाएं, 4 भाषाओं को छोड़कर तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़,
तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, द्रविड़ भाषाएं हैं, लेकिन उनका उन वो भी लगभग 50% संस्कृत के शब्द उनमें भी समान है, जो द्रविड़ भाषाएं हैं। लेकिन जो आर्य भाषाएं हैं वो सभी की सभी आर्य भाषाएं एक हैं, चाहे गुजराती हो, चाहे मराठी हो, चाहे बंगाली हो, वो सभी आर्य भाषाएं हैं। और यहाँ तक कि हिंदी में भी जो शौर सेनी अपभ्रंश से उससे जी ब्रज निकल रही है, खड़ी बोली निकल रही है, मागधी अपभ्रंश से भोजपुरी निकल रही है, आपकी अवधी निकल रही है, ठीक तो है। ये भाषाएं निकल रही हैं। तो जब हम भाषाओं के वर्गीकरण में जाते हैं तो हमारी भाषाएं बहुत वैज्ञानिक हैं, केवल हमें उसका वैश्विक स्तर पर प्रचार प्रसार करने का अवसर नहीं मिला। ठीक बात है, ठीक बात है। अब हमारे साथ जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक हैं वो पटना से जुड़ रहे हैं। उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों का बहुत बोध है, ये कह लीजिए कि भाषाई स्तर पर भी और जो जमीनी स्तर पर भी वो तमाम सारी चीज़ें जानते हैं। मैं उनको भी अब लेना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहली बात तो ये है कि क्या ममता की राजनीति से पूरे देश में कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, ऐसी संभावनाएं या आशंकाएं आप देख रहे हैं क्या? देखिए, जिस समय भारत का संविधान बना और संविधान सभा के जितने भी लोग थे, जी सब लोगों ने अपने अपने तरीके से भारत कैसे यूनिटी इन डाइवर्सिटी का मूल मंत्र लेकर के जिए, इस पर लोगों ने काम किया। और अगर आप पढ़ेंगे तो जो सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान की आत्मा है, उस जी आत्मा में भी वो चीजें आपको दिखाई पड़ेगी। ठीक है, भाषा अलग हो सकती है, बोली भी अलग हो सकती है। कई बोलियां होती हैं जो लोग स्थानीय स्तर पर अपने से बोलते हैं। जी भाषाई विविधता भी हो सकती है। हालांकि बाद दिनों में जो राज्यों का विभाजन हुआ, उसका एक जो आधार रखा गया था, उसमें भाषा को भी आधार में बनाया गया, जिसके आधार पर भी बांटा गया। लेकिन जो एकता का सूत्र जिसमें भारत को पिरोया गया है, अगर हमारी आत्मा एक है, तो फिर हम इस तरह की बात को भूल करके, मैं समझता हूं कि आप जो इंटीग्रिटी का जो शब्द है, जो भारत में जो अखंडता का जो शब्द है, उस अखंडता पर कहीं ना कहीं से चोट पहुंचा। और बतौर कोई व्यक्ति अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठी हुई है, बतौर सूबे के मुख्यमंत्री, फेडरल स्ट्रक्चर है, उस फेडरल स्ट्रक्चर में सबकी अपनी जिम्मेवारियां हैं। वो स्टेट लिस्ट में अपनी चीजें हैं, कंक्रीट में अलग है, जो सेंट्रल लिस्ट है उसमें अलग है। उसके बाद भी एक भारत की बात हम लोग करते हैं। भाषा हम लोग की अलग हो सकती है, रहन सहन अलग हो सकता है, और ये तो कहा ही गया है, ये विविधता में एकता का देश है। तो मैं मानता हूं कि जिस तरह से ममता जी ने चीजों को बताने की कोशिश की है, रखने की कोशिश की है, और गुस्से में कुछ वो चीजों को रख रही है, मैं सहमत नहीं हूं, कोई भी भारतवासी उससे सहमत। डॉक्टर साहब, आपकी ही बात को लगभग पुष्ट कर दिया था डॉक्टर शुक्ला साहब ने भी। आप कानपुर यूनिवर्सिटी के हिंदी के प्रोफेसर हैं और बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। आपने जो बात कही है वहाँ से, पूर्वोत्तर से, वही बात शुक्ला जी ने भी डिटो की है। तो मुझे लगता है कि आपकी और उनकी बात में कोई अंतर नहीं है। भाषा के स्तर पर हमें इस तरह का विद्वेष नहीं चाहिए, ये बिल्कुल एक मैसेज भी आपकी तरफ से हो गया। डॉक्टर साहब, एक संजय साहब से आपसे एक ये भी सवाल जानना चाह रहे थे। ममता जी की ये जो लगाई आग है भाषाई, बांग्ला भाषा को लेकर, क्या पूर्वोत्तर राज्यों में भी इसको आप देख रहे हैं कि कहीं ये फुलझड़ी कहीं धमाके के तौर पे ना फैल जाए? ऐसा देख रहे हैं क्या? क्योंकि कल उन्होंने कोलकाता की रैली में जिस शिद्दत से ललकारा है और ये अपनी मंशा जाहिर की कि हिंदू वोटों का जो ध्रुवीकरण हो रहा है उस पर हम काउंटर अटैक लगातार करते रहेंगे, किसी को पसंद आए या ना पसंद आए। डॉक्टर साहब, आपकी राय? देखिए, अब ममता जी हिंदुइज्म को कितना अपने तरीके से समझती हैं वो तो वही बताएगी। लेकिन जो मेरी जानकारी है कि जो भी मिडिल ईस्ट के लोग थे, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे ये देश था, चाहे वो व्यापारिक संबंध स्थापित हो, थोड़ी मैं ऐतिहासिकता में जाना चाहता हूँ, तो स का उच्चारण वो लोग हम करते थे।
जी जी और सिंधु नदी के किनारे रहने वाले लोगों को वो हिंदू कह करके संबोधित करते थे, हिंदू से ही हिंदुस्तान का पंथ अलग हो सकते, पंथ को लेकर के राय अलग अलग हो सकती है, पंथ की स्वतंत्रता भी है, आपको जिसको पसंद करते हैं मानिए, लेकिन हिंदुस्तान में हिंदू रहते हैं, ये बात विदेशी इतिहासकार आपको बता रहे हैं और जी आप खुद मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरी बात, जी ध्रुवीकरण जैसी चीजों को लेकर के अगर ममता जी कह रही, क्या किसी को भी सनातन को मानने की इजाजत नहीं है क्या, छूट नहीं है क्या? अगर कोई व्यक्ति पंथ निरपेक्षता की बात अगर इस देश में होती है, आप कैसे मान लिए कि किसी का ध्रुवीकरण हो रहा है और किसी का तुष्टीकरण नहीं हो रहा है? दोनों के बीच में बड़ी पतली रेखा है। ठीक बात। लेकिन जब तुष्टीकरण को लेकर के जब आप आगे बढ़ेंगे तो फिर तो ये मान करके लोग चलेगा ना कि चूंकि हमारी संख्या अधिक है, हम इस देश के मूल निवासी हैं, फिर हमारे हितों का और हमारी भावनाओं की अनदेखी क्यों होगी? ममता जी को वोट के हिसाब से जो बोलने, लेकिन मैं मानता हूं कि नॉर्थ ईस्ट की जहां तक वो जो 7 सिस्टर्स जिसको हम लोग कहते हैं, हाँ जी वहां के लोग भी लोकतंत्र की परिपक्वता के साथ परिपक्व हो चुके हैं और कई राज्य ऐसे हैं जो आजादी के बहुत दिनों के बाद हिंदुस्तान के साथ उन्होंने रहना पसंद किया, उन्होंने संदेश भिजवाया। अगर यहाँ की मौलिकता, यहाँ की संस्कृति, यहाँ का की भावना, यहाँ का मिजाज अगर उन लोगों को पसंद नहीं होता तो वो भारत के हिस्से नहीं बने, वो उनकी स्वतंत्रता, लेकिन उन्होंने भारत के साथ रहना पसंद। मैं कह रहा हूं कि वोटों का ध्रुवीकरण ये राजनीति में, डेमोक्रेसी में किसी नेता को 5 साल के लिए मिलता है, लेकिन जो अभी आर्य संस्कृति की बात की जा रही थी, जी जी आर्य तो यहाँ के मूल निवासी है ना, यहाँ की जड़ों में, और जब यहाँ की जड़ों में है तो उनकी मौलिकता अगर एक साथ है, ठीक है, शक आए, खून आए, उसके बाद तो ये तुर्क आए, अफगान आए, कई हमलों को झेला, अंग्रेज आए, मुगल आए, पठान आए, सबको झेलने के बाद भी अगर इस देश ने अपनी मौलिकता को, अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को, अपने मूल चरित्र को बचाए रखा, तो क्या ममता जी को इससे कोई ऐतराज तो नहीं होनी चाहिए? ये ध्रुवीकरण की बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ, ये ध्रुवीकरण या कोई पार्टी अगर ध्रुवीकरण की बात तो कैसे उनको समझ में आ रही है मैं नहीं जानता हूँ। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति मैं मानता हूं कि हिंदुस्तानी है, आप उसको मत मानिए, उसकी आस्था हो सकती है, कोई ईसा मसीह को मान सकता है, कोई पैगंबर को मान सकता है, कोई नानक को मान सकता है, मान्यता उसकी अलग है, कोई राम और कृष्ण को मान सकता है, कोई शिव का उपासक हो सकता है, लेकिन ध्रुवीकरण कैसे हो रहा है ये मुझे नहीं समझ में आता है। और हिंदुस्तान जैसे देश में ये क्रम चलता रहता है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल, स्थितियां बदलती ही रहती हैं, लेकिन अब आप अपनी बात रखते रहिए। जी जी तो मैं वही कह रहा था कि जो राजनीतिक पार्टियों के लोग होते हैं अपने तरीके से जब समाज को, जब राष्ट्र को, राज्य को एड्रेस करने लगते हैं, वहां जाकर के एक लोगों के बीच में कंफ्यूजन का वातावरण होता है। आपकी नीतियां, कोई डेमोक्रेटिक व्यवस्था में कोई अगर सरकार बनती है तो उनकी एक अपनी पॉलिसी होती है, वो पॉलिसी वेलफेयर स्कीम्स होते हैं और वो पॉलिसी का एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, जनता उसी के आधार पर वोट भी करती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि नहीं डॉक्टर साहब, हम आपको बीच में रोक रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ममता जी का जो कदम है, क्या उससे उनको लगता है कि हम पूरे देश में बांग्ला भाषियों की जो परेशानी है उसको उजागर करके हम वोट हासिल कर लेंगे? क्या आपको लगता है ऐसा होगा? वो तो हर राज्य के निवासी कहीं न कहे तो कि फेडरल स्ट्रक्चर है, इसमें कोई व्यक्ति कहीं जा सकता है, रह सकता है, रोजगार कर सकता है, और उस राज्य के लोगों की एक अपनी पीड़ा है, अपनी कठिनाइयां हैं, और ये कहा भी जाता है कि हर राज्य के लोगों को
दूसरे राज्य में भी वही सम्मान के साथ जीने का अधिकार है जो अपने राज्य में। अगर बंगालियों को पीड़ा है कहीं तो वो ममता जी का दर्द से मैं सहमत हूँ कि ठीक है वो कर सकती हैं, ये भेदभाव क्यों, लेकिन इसके आधार पर कि केवल हम एक भाषा को ही प्रमोट करेंगे और हम दूसरे लोगों को इसकी इजाजत नहीं देंगे। क्या भारतीय संविधान में विश्वास नहीं रखती हैं क्या ममता बनर्जी जी? अगर भारतीय संविधान में विश्वास अगर रखती तो शायद इस तरह की वो बात नहीं करती। और फिर मैं कह रहा हूं कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठी हुई हैं, हो सकता है कि उनके लोगों को कहीं पीड़ा झेलनी पड़ी होगी, भेदभाव का शिकार होना पड़ा होगा, लेकिन उसके वजह से आप अपने को इस गुस्से में ला करके इसके वजह से जिसको हम लोग कहते हैं ना रिटेलिएशन के प्रतिशोध में हम ऐसा करेंगे। राजनीति में निर्णय प्रतिशोधात्मक नहीं लिए जाते हैं, राजनीति में निर्णय बहुत ही स्थिर से और बहुत ठहर करके ठंडे दिमाग को लिया। इसलिए पीड़ा तो है, फेडरल स्ट्रक्चर होगा तो पीड़ा क्यों नहीं होगी? हर राज्य के निवासी दूसरे राज्य में रहते हैं, उनकी अपनी पीड़ा है, अपने कष्ट हैं, उन कष्टों को लेकर के आप आवाज बुलंद कर सकती हैं, उस सूबे के मुख्यमंत्री से बात कर सकती हैं। ममता बनर्जी जी अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी से बात करें, अगर लगा कि उनके लोगों को डिटेंशन में रखा गया, वहां के लोगों को शक किया गया पुणे में, आप रखिए, लेकिन अब उसकी वजह से हम यहाँ ऐसा करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में ऐसा कर देंगे, पूरे भारत में ऐसा कर देंगे, शायद ये राजनीतिक सूचिता का परिचय नहीं है। ठीक बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही है। मैं डॉक्टर राकेश शुक्ला जी से भी जानना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, आप ममता जी ने एक सवाल उठाया कि पूरे देश में बांग्ला भाषी जो है वो परेशान किए जा रहे हैं और उनकी अस्मिता का सवाल उठाया उन्होंने। मैं डॉक्टर राकेश शुक्ला जी से जानना चाह रहा था और फिर उन्होंने कहा कि हम इस जो मिथ है उसको तोड़ देंगे। बड़ी उन्होंने ऐसी बातें कर दी कल की मीटिंग में। क्या आपको लगता है कि उत्तर भारत में दुर्गा पूजा होती है, उसका पूरा प्रबंधन बांग्ला के ही लोग देखते हैं? अगर आप देखें बंगाली ही देखते हैं, उसमें किसी हिंदू का कोई हाथ नहीं होता है, वो उनका साम्राज्य है। वो और हिंदू जो है यहाँ पर है, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, चाहे बिहार में हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे पंजाब में हो, चाहे गुजरात में हो, वो यहाँ के लोग ये चाहते हैं कि दुर्गा पूजा का पूरा प्रबंधन केवल और केवल बंगाली ही देखते रहें। ऐसे में जब लोगों से मैं बात करता हूं तो वो कहते हैं नहीं, हमको तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हमसे मिलनसार हैं और हम दुर्गा पूजा पे उनके मंदिरों में जाते हैं और खूब पूरी शिद्दत से पूरा एंजॉय करते हैं। फिर ममता जी ने ऐसा क्यों सवाल उठाया है? मैं डॉक्टर साहब आपसे जानना चाह रहा था, इसके पीछे का कोई मंतव्य होगा क्या उनका? जी देखिए राजेश जी, इस तरह की कोई भी देश में कोई भी ऐसी घटना नहीं हुई है। एक आध छुटपुट कहीं कोई घटना हुई वो नहीं कह सकते हैं। पूरे देश में कोई ऐसी घटना नहीं हुई है जिसमें बांग्ला भाषियों को कहीं प्रताड़ित किया गया हो, कहीं कोई। लेकिन केवल महाराष्ट्र में जो मराठी को लेकर के, मराठी अस्मिता को लेकर के जिस तरह से उद्धव ठाकरे और उनके राज ठाकरे इन लोगों ने जिस तरह का एक अभियान चलाया, केवल उसी का अनुकरण करते हुए ममता बनर्जी को ये लगा कि हमें भी कुछ ऐसा करना चाहिए कि ताकि बंगाली अस्मिता की बात करके और भाजपा के खिलाफ एक साजिश षड्यंत्र चलाएं। मैं संजय जी की इस बात से बहुत सहमत हूं कि एक व्यक्ति जो संविधान के दायरे में एक संविधान की शपथ लेकर के एक बड़े पद पर बैठा हुआ है, वो एक असंवैधानिक कार्य कैसे कर सकता है, कैसे वो एक रैली निकाल रहा है, कैसे वो विद्वेषपूर्ण भाषण दे रहा है। और मुझे लगता है वो कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, कितना भी समर्थ व्यक्ति क्यों ना हो, हमारी न्यायपालिका को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि कोई व्यक्ति ये कहे कि हम हिंदी भाषी के हाथ पैर तोड़ देंगे, मारेंगे, आप वीडियो मत बनाइए केवल बोले हम कह रहा है वो, या कोई व्यक्ति ये कह रहा है कि हम हिंदी भाषा भाषियों के खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे अपने ही देश में। यहाँ किसी दूसरे देश में भी किसी भाषा भाषी को आप परेशान नहीं कर सकते हैं, अमेरिका में नहीं कर सकते, कनाडा में नहीं कर सकते, वहां भी कानून के दायरे में आपके ऊपर कार्रवाई होगी। हम अपने ही देश में
तो ये तो बहुत ही गलत इस तरह का बयान है, और इस पर जो है हमारी न्यायपालिका को या हमारे शासन को इस तरह पर कोई कड़े प्राविधान करने चाहिए कि जो राजनीतिक दल हैं या राजनीति के लोग हैं वे इस तरह का कोई भी कार्य न करें। दूसरी चीज ये है कि ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं राजेश जी कि ये जो नॉर्थ ईस्ट या और भी जो प्रदेश हैं जी उनमें भी एक तरह से भड़काने का काम किया जा रहा है, उनमें भी कहीं ना कहीं भड़काने की चिंगारी ये ममता बनर्जी पैदा कर रही है, और ये केवल भारतीय एकता और अखंडता अस्मिता पर कुछ चोट पहुंचाने की दृष्टि से कर रही है, और इसको बिल्कुल भी छूट नहीं देनी चाहिए संवैधानिक तौर पर किसी को भी। और इसका विशुद्ध राजनीतिक उनका एक साजिश है, जो हम कहेंगे षड्यंत्र है, वोट की राजनीति है, वोटों के लालच के लिए जो ये सब किया जा रहा है, ये नहीं करना चाहिए। वे कभी भी क्षेत्रीय दल से बाहर नहीं निकल पाएंगे अगर वो इस तरह की षड्यंत्र करेंगी। किसी भी क्षेत्रीय दल को अपने क्षेत्र से बाहर निकल करके राष्ट्रीय दल के स्तर पर जाना होता है, तो वो केवल घृणा। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा जी जी कि अगर मान लीजिए एक तमिल का व्यक्ति है, वो मान लीजिए कोई आप बंगाल में हैं और आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, बंगाल का व्यक्ति तमिलनाडु में है और आप उसको प्रताड़ित कर रहे हैं, तो उनको ये लगता है कि तब वो इस तरह का आंदोलन नहीं करते हैं। उनको ये लगता है कि हिंदी भाषा भाषियों के खिलाफ, क्योंकि उनको ये लगता है कि हिंदी भाषा भाषी ज्यादा संख्या में है, क्योंकि हिंदी एक संपर्क भाषा है देश की, अधिकृत तौर पर संपर्क भाषा है, तो उनको ये लगता है कि अगर हिंदी भाषा में कोई राष्ट्रीय दल, कोई कांग्रेस या भाजपा कोई है, तो उनको हमें चोट पहुंचानी है। और क्षेत्रीय दलों की ये साजिशें हैं, कहीं ना कहीं इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। हमारी जो सरकार है, सरकार का मतलब हमारा आशय जो हमारी व्यवस्था है, कानून की व्यवस्था है, उसको इस तरह पर विचार करना चाहिए, और इस तरह की किसी भी साजिश, किसी भी दल की साजिश को हर दशा में हमें उसको फेल करना चाहिए, उसको किसी भी दशा में वो इस साजिश में सफल ना होगा। हाँ, मैं अब डॉक्टर संजय जी से जानना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कल ममता जी ने रैली में भी जी, बात आपकी आवाज थोड़ी सी कम हो गई है। नहीं, मैं डॉक्टर संजय जी से बात पूछना चाह रहा था। कल रैली में ममता जी ने अपनी एक टीस या अंदर का दर्द भी बाहर किया कि बिहार में 32 लाख वोट हटा दिए गए और दुनिया सब चुप है। क्या उससे ममता जी तिलमिला गई, इसलिए ये सब चीजें हो रही हैं उनको? उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ भी बिल्कुल मोर्चा खोल दिया है। डॉक्टर साहब, आपसे डॉक्टर संजय जी देखिए, इलेक्शन कमीशन जी ने अगर कुछ आइडेंटिफाइड किया है चीजों, अब 1.75% लोग जो हैं वो मृत पाए गए, 2.2% लोग जो परमानेंट बिहार से बाहर शिफ्ट कर गए, मतलब अब उनका बिहार आना जाना बिल्कुल जी, और 0.75% लोग बिहार में उनके कुछ चीजें तो है लेकिन वो कहीं और शिफ्ट कर गए हैं, वहां का वोटर लिस्ट बन गया। क्या वैसे लोगों का रखने का या हटाने का अधिकार ममता बनर्जी जी को है या चुनाव आयोग को? पहले तो ये तय हो जाना चाहिए। जी चुनाव आयोग को, चूंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग के किसी भी तरह के एक्सरसाइज को मैं नहीं रोकूं, ये चुनाव आयोग का एक प्रोगेटिव है, वो उसका विशेषाधिकार है। तो मैं तो डेटा के साथ बता रहा हूँ, वो 35 लाख का डेटा जिसके तरफ आप इशारा कर रहे हैं, हाँ जी कि वो लोग जिनका डेटा है कि वो होता क्या है, मैं व्यवहारिक पक्ष को बताता हूँ। परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, कितने परिवार के लोग हैं जो इतने सक्रिय होते हैं कि वो जाकर के वोटर लिस्ट से अपने पिताजी का, अपनी माँ का, अपने परिवार का नाम कहते हैं कि हटा दीजिए, अब इस दुनिया में वो नहीं रहे। जब वो रहे ही नहीं तो वोटर कैसे रहेंगे? अगर चुनाव आयोग इंटेंसिव रिवीजन करके उनके नाम को हटा रहे, अगर उनके घरों तक पहुंचने के बाद पता चल गया कि वो 30 साल से बिहार को आए ही नहीं, अब यहाँ उनका कुछ नहीं है कि वोटर लिस्ट में नाम कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, अब वो 2.2% लोग बाहर शिफ्ट कर गए, तो अगर वैसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया तो क्या ममता बनर्जी जी जो भी कुछ बोल रही है वो कैसे बोल रही है मुझे नहीं पता। दूसरी बात, नेशनल इंटीग्रिटी, आपको नेशनल इंटीग्रिटी पर कोई भी व्यक्ति
अगर कुछ भी बोलता है जिससे राष्ट्रीय एकता और अखंडता प्रभावित है, तो बिल्कुल कभी कभी तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेता है। जी जी। ममता जी ठीक है, वो वोट की बात करें, वो लोकतांत्रिक तरीके से अपने लोगों को एड्रेस करें, अपने नीतियों से अवगत कराएं, अपने विरोधियों पर हमला करें, लेकिन नेशनल इंटीग्रिटी पर जब सवाल उठाएगी तो कोर्ट कॉग्निजेंस ले लेगा। न्यायपालिका है ना, अगर कोई चीज है जो चीजों को देखता है वो सुप्रीम कोर्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन का कौन ये करता है भाई? कस्टोडियन तो सुप्रीम कोर्ट है। जी। तो कॉन्स्टिट्यूशन अगर ये नेशनल इंटीग्रिटी पर कोई व्यक्ति सवाल नहीं उठा सकता है, कोई हिंदुस्तानी उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम जहां भी हो, और एक सूबे की मुखिया कुछ ऐसे ही बोले जा रहे हैं, क्या नेशनल इंटीग्रिटी पर यह सवाल नहीं है? अगर कोर्ट में इसका इंटरप्रिटेशन होगा तो इंटीग्रिटी पर अगर जो उनके सवाल है उसको लेकर के कोर्ट कभी भी कोई कॉग्निजेंस ले सकता है। अब रह गई बात कि चुनाव आयोग का जो एक्सरसाइज है, वो चुनाव आयोग का एक्सरसाइज हो जाने दीजिए। अगर आपकी आपत्तियां हैं उसके लिए 1 महीना का टाइम दिया गया है कि आप आपत्तियां 1 महीने तक दर्ज की, उसके बाद भी जुडिशियल रिव्यू में आप जा सकते हैं कि भाई कोई मतदाता कहेगा कि देखिए हम तो यहाँ के मतदाता हैं लेकिन हमारे नाम को मतदाता सूची से हटा दिया गया है, अब जाइए उसके लिए कहाँ कोई रोके हुए है भाई? जो लोग गए 7-8 लोग जो पिटीशन लेकर के सुप्रीम कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हाँ आधार को, जो इनका वोटर आईडी कार्ड है उसको, राशन कार्ड को, इट में भी कंसीडर, इसको भी कंसीडर किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको प्रपोज किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम तय नहीं कर सकते हैं कि समरी रिवीजन इलेक्शन कमीशन कब करेगी और इंटेंसिव रिवीजन कब करेगी। ये करने का अधिकार उनको है, उस पर उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं। हाँ, समय को लेकर के जरूर कहा कि हाँ अगर थोड़ा कम वक्त को लेकर के लोगों के मन में कोई बात है तो आयोग को और पहले से इस एक्सरसाइज को करना चाहिए। तो हर का इस देश में उनको जॉब जो दिया गया है उसके अनुसार उनको राइट्स भी दिए गए। अब ऐसे लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप लगाने के लिए जो कल मैं देख रहा था, वो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन आया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर, फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर आप कुछ भी नहीं बोल सकते। उसका भी एक लिमिटेशन है। उसको अगर आपने फंडामेंटल राइट्स मान लिया है, मैं कल के ही हिंदू में पढ़ रहा था कि फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर कुछ भी बोले जा रहे हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ममता जी तो कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर बैठी हुई हैं, सूबे की मुख्यमंत्री हैं, कोई ऐसी बात ना बोले जिससे देश की एकता और अखंडता प्रभावित हो। और क्षेत्रवाद को बढ़ावा देना भी मैं मानता हूं कि आपकी राष्ट्रीय अस्मिता के साथ न्याय नहीं कर रही है। लोग आपसे सीखते और आप खुद कर रही हैं कि हम तो बस बंगाली अस्मिता की बात करेंगे, बंगाली ही हर जगह ये होगा। ऐसा राजनीति में चल सकता है, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो इसकी इजाजत नहीं देता। ठीक बात। संजय जी, आपसे एक सवाल और है। क्या आपको लगता है ममता जी को डर लग रहा है कि हमारे यहाँ अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं, कहीं ना कहीं ये प्रेशर माउंट अप वो कर रही हैं कि बिहार में जिस तरह हटा, हमारे यहाँ भी अगर इंटेंसिव रिवीजन हुआ तो हमारे यहाँ तमाम अवैध नागरिक हटा दिए जाएंगे। ये डर है, इसी डर को काउंटर करने के लिए वो बांग्ला भाषी का इस्तेमाल कर रही हैं वो। अच्छा, एक बेसिक सवाल जी। इस देश को संसाधन, इस राज्य को संसाधन हिंदुस्तानियों का हक होना चाहिए या किसी और का हक होना चाहिए? अगर हिंदुस्तानियों का हक, तो विश्व का कौन ऐसा देश है जहां नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर नहीं है? जो उनके अपने सिटीजन हैं, अपने उनके जो लोग हैं, उनका एक डेटा नहीं है, उनका एक रजिस्टर नहीं है। फिर भारत में इस बात पर क्यों आपत्ति भाई? आप यहाँ के सिटीजन हैं, मूल निवासी हैं, उसके लिए तो संविधान के अनुच्छेद में पूरा पैराग्राफ दिया हुआ है ना कि भारत के नागरिक बनने के लिए कौन कौन सी अर्हता आपको पूरी करनी होगी।
अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो उनको कैसे वंचित कर देगा, और कोई भारत का नागरिक नहीं है फिर वो मतदाता कैसे हो जाएगा, यहाँ का भविष्य कैसे तय करने लगेगा इस देश का और इस राज्य में। तो इसमें तो मैं मानता हूं कि ये डर जो है ये डर अस्वाभाविक डर है। अभी आप कैसे मानिए कि वो जो घुसपैठी आ रहे हैं वो आपके वोटर बन जाएंगे, वो कल किसी और के वोटर बन सकते हैं। लेकिन पहली बात तो कि क्या आप देश के साथ न्याय कर रहे हैं? अगर वैसे लोग जो आकर के आपके हाथ ठहरे हुए हैं, रह रहे हैं, आपके साधन संसाधन का उपयोग कर रहे हैं और आप चूंकि आपके वो वोटर हैं इसलिए आप उनके नाम पर चुप हैं, ये कहाँ का न्याय है? मैं मानता हूं कि इस चीज को अगर इस बात को लेकर के वो डरी हुई है तो चुनाव आयोग तो अपना काम करेगा। वो डरे, वो खुश रहे, वो गुस्से में रहे, वो नाराज रहे, क्या फर्क पड़ता है? चुनाव आयोग तो अपना जॉब जो उनको मिला है, जो जिम्मेवारी मिली है वो जिम्मेवारी तो करेंगे। अगर लगेगा कि हाँ अगर ये मतदाता है तो मतदाता बनने का इनका आधार क्या? बिहार में भी तो वही हुआ। जो सीमांचल के इलाके हैं, किशनगंज, कटिहार, आपका ये अररिया, पूर्णिया, अब सोचिए कि सेचुरेशन पॉइंट 126 है, 123 है, 121 है, कैसे हो गया भाई? व्यक्ति 100, आधार कार्ड 126 कैसे बन गया? मतलब डुप्लीकेसी तो हुई है, जिनकी गलती से डुप्लीकेसी हुई है। क्या उस डुप्लीकेसी को खत्म करने का अधिकार चुनाव आयोग को नहीं मिलना चाहिए क्या? या वैसे ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, डुप्लीकेसी है तो है, चलिए गलत फर्जी भी बना के लोग टहल रहे हैं तो टहल रहे हैं। वो जो 26 लोग जो फर्जी घूम रहे हैं, अगर उन फर्जी लोगों को आइडेंटिफाई चुनाव आयोग करती है और उसको लेकर के किन्हीं को डर होता है, किन्हीं को आपत्ति होती है, तो मैं मानता हूं कि उनकी आपत्ति निराधार है। ठीक बात है। मैं डॉक्टर राकेश शुक्ला जी से जानना चाह रहा था। डॉक्टर साहब, एक सवाल है, क्या देश में जो पॉलिटिक्स चल रही है, हिंदू वोटों का जो पोलराइजेशन हो रहा है, उसने कहीं ना कहीं सनसनी पैदा कर दी है क्या पूरे देश में? इसके कारण जो मुस्लिम तुष्टीकरण की जो राजनीति करते थे उनके जहन में बहुत सारा डर बैठ गया है। क्या वही आप देख रहे हैं, उसकी प्रतिक्रिया है ये उल जलूल तरीके की पॉलिटिक्स किया जाना? डॉक्टर साहब, एक सवाल आपसे। राकेश जी। राजेश जी, इस संदर्भ में मैं एक बात कहूंगा। जी। जो हिंदू हैं वे 90% से अधिक सदैव धर्मनिरपेक्षता के रहे हैं। ठीक है जी। मुझे लग रहा है कि ये जी। हाँ, तो ये किसी वजह से विगत लगभग 4-5 दशकों तक जी जो कांग्रेस का शासन रहा है और वो हिंदू सब धर्मनिरपेक्षता के आधार पर ही उनको वोट देते रहे हैं। और कांग्रेस में भी 2 धाराएं थी। एक तो धारा थी जो विशुद्ध तुष्टीकरण वाले थे कि नहीं ये अल्पसंख्यक हैं, इनको अधिक अधिकार देने चाहिए, ये मुस्लिम है, अमुक हैं। लेकिन जो दूसरी धारा थी वो थी कि एक सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वाली धारा। जैसे आप राजेंद्र प्रसाद जी को ले लीजिए, राधा कृष्णन जी को ले लीजिए, ये सब जो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे। धीरे धीरे कांग्रेस के साथ क्या हुआ है कि जो सहिष्णु और उदार लोग थे वो कहीं ना कहीं परिदृश्य से बाहर होते गए और सिर्फ अल्पसंख्यकों की तुष्टीकरण वाले लोग ही उसमें हावी होते गए। और विगत 2-3 दशकों में जिस तरह से कांग्रेस की जो एक विचारधारा आई, जैसा कि वो उनके बड़े बड़े नेता कहने लगे, मनमोहन सिंह कहने लगे कि इस देश पर अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है या अमुक चीजें, उससे हिंदुओं को लगा कि कहीं ना कहीं ये पार्टी हमको छल रही है। जो दूसरे क्षेत्रीय दल थे वो तो विशुद्ध तौर पर तुष्टीकरण के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर कहीं ना कहीं इमोशनल ब्लैकमेल करके वोटर्स को और इस तरह से अपना जनाधार बना रहे थे। तो स्वाभाविक तौर पर जब आप अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के चरम पर पहुंच जाएंगे तो कहीं ना कहीं ये ऐसा हिंदुओं को लगा कि हमें भी कहीं ना कहीं अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए, कहीं ना कहीं हमें भी अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना चाहिए।
और इसीलिए आप देखेंगे कि दो लोकसभा सदस्यों से लेकर के और 2014 तक क्या स्थिति बनी। एक तो वो कांग्रेस का ही जो वोट था वही वो 90% या हम कहें 70% वो धीरे धीरे यहां पर शिफ्ट हुआ। और क्षेत्रीय दलों ने भी बहुत निराश किया। जो क्षेत्रीय दल शुरू में आगे बढ़े थे वो केवल क्षेत्रीय अस्मिता की बात कर रहे थे, और जो ममता बनर्जी कर रही हैं या जो उद्धव ठाकरे कर रहे हैं वो भी केवल और केवल क्षेत्रवाद को ध्यान में रख करके कर रहे हैं। संजय जी ने उसको विस्तार से बताया, मैं उस पर नहीं जाऊंगा। तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि क्रिया के विरुद्ध प्रतिक्रिया होती है। जी जी। तो आज भी, और मैं एक बात और कहूंगा कि अगर हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं वो अल्पसंख्यक अगर 10% सहिष्णु और धर्मनिरपेक्ष हैं तो 90% सिर्फ और सिर्फ वो सांप्रदायिक विचारधारा के होते हैं। लेकिन हिंदू इसका उल्टा था, वो 90% प्रगतिशील और सहिष्णु थे और पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष थे। केवल 10% ऐसे थे जो कहीं ना कहीं उनके मन में रहता था कि हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। ऐसे ज्यादा लोग नहीं थे। लेकिन अब ऐसे लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों को का इस्तेमाल करके और कहीं ना कहीं हमारे जो जीवन दर्शन है, हमारा जो सनातन विचारधारा, हमारा जो धर्म है, उसके प्रति आप देखें कि आज भी अभी बहुत अच्छी बात संजय जी ने भी कही, कि आपने भी कही राजेश जी, कि हमारे यहाँ भी 20 साल पहले तक जिस तरह से दुर्गा पूजा होती थी उत्तर भारत में, कानपुर में, या जिस तरह से गणेश पूजा नहीं होती थी, आज बहुत धूमधाम से होती है। गणेश पूजा का इतना बड़ा भव्य उत्सव होता है, दुर्गा पूजा का इतना बड़ा भव्य उत्सव होता है। कानपुर में हमारे जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियां हैं, यहाँ पर लगभग 30% भाषा भाषी और बंगाली यहाँ पर रहते थे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, विभिन्न पदों पर थे, और उनके इतने धूमधाम से उत्सव होते थे। नवरात्र में हम लोग उसमें शामिल होते हैं, कोई भेदभाव नहीं बांग्ला और हिंदी वाला या कि एकदम बंगाली या कुछ है। तो आप जब वहां पर इस तरह की बंगाल की अस्मिता या महाराष्ट्र की अस्मिता की बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उत्तर भारत में या मध्य भारत में आप अपने ही लोगों का एक तरह से अहित कर रहे हैं। उनके प्रति आप संदेह की दृष्टि से हम लोगों को आप एक संदेह पैदा करना चाह रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही है कि धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर हमारे यहाँ किसी भी तरह का विभेद नहीं था, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों ने इसको पैदा किया और उसके दुष्परिणाम भोगने पड़ रहे हैं। लेकिन ये निश्चित तौर पर बात सही है कि हिंदू अस्मिता या सनातन धर्म की अस्मिता को लेकर के भी लोग एकजुट हुए हैं, और वो स्वाभाविक ही था, उसमें कोई अस्वाभाविक वाली बात नहीं है। मैं संजय जी से जानना चाह रहा था, संजय जी आप तो बिहार को, सीमांचल को और बंगाल को, आसाम को, पूर्वोत्तर राज्यों को बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। जो वहाँ की पॉलिटिक्स है, क्या आपको लगता है बिहार के रास्ते वहाँ की पॉलिटिक्स तय होती है, उसकी दिशा तय होती है क्या? और क्या आपको लगता है कि ममता जी डामाडोल हो रही है क्या सिचुएशन 2026 में? तो मैं एक आपसे फाइनल कमेंट चाह रहा था। बिहार की तस्वीर तो आपने रख ही दी है, लेकिन मैं ये चाह रहा था कि ममता बनर्जी की स्थिति में कहीं कुछ आप हिलता डुलता सब मामला साम्राज्य देख रहे हैं क्या आप, डॉक्टर साहब? जी बिल्कुल नहीं, आपने ठीक कहा, क्योंकि बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों एक ही था, और चूंकि बंगाल प्रेसिडेंसी में ही बिहार भी था, उड़ीसा भी था। पहले 1911 में बंगाल से बिहार अलग हुआ, फिर बाद में 1935 में उड़ीसा। तो कल्चर, सोसाइटी और एक बड़े पैमाने पर आज भी बिहारी लोग कलकत्ता में मिल जाएंगे आपको। मतलब कि करीब करीब आधी कलकत्ता में आपको बिहारी मिल जाएंगे लोग काम करते हुए, ये डिफरेंट सेक्टर। और जो सटा हुआ जो इलाका आसनसोल का इलाका है, सिलीगुड़ी का इलाका है, वो दार्जिलिंग का इलाका है, वो सब करीब करीब बिहार से सटा हुआ। इस बात को लेकर के तो एक चिंता ममता जी को है कि जिस तरह से ये लोग वहां पर एकजुट हुए हैं, या जो बंगाली हिंदू जिसको आप कह सकते हैं, बंगाली हिंदुओं के मन में एक निराशा का भाव, मैं कह रहा हूं निराशा का भाव, ममता जी के तुष्टीकरण को लेकर के जो उत्पन्न हुआ है, उसको लेकर के ममता जी के अंदर में घबराहट है। लगता है कि करप्शन के इश्यू पर हम कभी घिर जाते हैं, क्राइम के इश्यू पर घिर जाते हैं, और जो निराशा का भाव जो इन लोगों में है, अगर इन लोगों की गोलबंदी अगर हो गई तो कहीं हम सत्ता से किनारे तो न हो। इस बात को लेकर के एक उनके अंदर में एक निराशा का भाव देखते हैं।
चुनाव में, चूंकि 26 में तो बिहार के बाद तो इंटेंसिव रिवीजन बंगाल में ही होना है, जो 6 राज्यों में होना है, हाँ हाँ उसमें बिहार के बाद अब इंटेंसिव रिवीजन का अगला पड़ाव बंगाल ही है। और वो जो ठीक है। बंगाल में जिधर आप इशारा कर रहे हैं कि अगर वो फर्जी वोटर, वो जो रोहिंग्या बांग्लादेशी अगर मिल गए हाँ और हाँ उसको लेकर के ममता जी फिर वो कहने लगेंगे कि इनका तो एकदम बिल्कुल रणनीतिक तरीके से इनका नाम काटा जा रहा है, इनको हटाया जा रहा है। लोकतंत्र में आप मजबूत नीतियों के आधार पर जनता को कनेक्ट कीजिए और मुद्दों के आधार पर विपक्ष को घेरिए, न कि केवल ये कर करके छोटी, जिसको हम लोग कहते हैं ना कि छिछली राजनीति की कोई जगह नहीं होती है। सूबे के मुख्यमंत्री हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पद पर आप बैठी हुई हैं, आप अगर बंगाल की बेहतरी के लिए काम किया है तो आपके अंदर में आत्मविश्वास होना चाहिए। फिर आप क्यों हिंदू मुस्लिम कर रही हैं, आप क्यों बांग्लादेशी रोहिंग्या कर रही हैं? आपको तो पूरा जो बंगाली समाज है वो आपके साथ खड़ा रहेगा, पूरा पश्चिम बंगाल के लोग आपके साथ खड़े रहेंगे, वो कहाँ बटेंगे आपके लिए। लेकिन जब आप भी वही कर रही हैं जो और राज्यों में लोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी जी ये मैसेज तो दे ही रही है ना कि मुद्दों के आधार पर जब हम घिर जाते हैं तो फिर हम इन सारी चीजों को लेकर के आएंगे। और बंगाली अस्मिता बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर बंगाल ने एक से एक विद्वानों को दिया है, बंगाल ने एक से एक स्कॉलर इस देश को दिया है, बंगाली अस्मिता को कोई छू भी सकता है क्या? लेकिन हाँ, ममता जी थोड़ा सा निराश जरूर दिख रही है। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद और डॉक्टर राकेश शुक्ला जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अच्छी बातें रखी और एक जो नैरेटिव ममता जी ने सेट किया उस पर कहीं ना कहीं आपने पानी डालने की कोशिश भी की और नई बातें भी रखी और उनकी मंशा भी मुझे लगता है जाहिर कर दी है। आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए विषय पे आपको हम फिर जोड़ेंगे। नमस्कार सर। आपने हमारे मेहमानों की राय जानी, पर यह सच है कि भारत में 121 प्रमुख भाषाएं हैं, 270 मातृभाषाएं बोली जाती हैं, जबकि 19,500 से अधिक मातृभाषाएं हैं, जिनमें से 121 भाषाएं ऐसी हैं जिनके बोलने वालों की संख्या 10,000 से अधिक है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को ही मान्यता प्राप्त है। चलते चलते किसी ने सही कहा है कि बोली का फर्क तो है मगर दिल तो एक है ना, फिर क्यों ये नफरतें, ये झगड़े, ये शिकवे हैं। कल फिर एजेंडा में नए विषय पर मुलाकात होगी। शुक्रिया, नमस्कार।